अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांच एंड बाउंड मेथड को डिस्कस करना, जो कि चैप्टर 9 है बुक का। चैप्टर 9 का नाम है टीचर प्रोग्रामिंग। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। आज इसमें हम ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है हम सिंप्लेक्स डुअल सिंप्लेक्स वगैरह मेथड वगैरह लगा के ना हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ग्राफिकल मेथड कब लगाते हैं और वो अपना डुअल सिंप्लेक्स वगैरह से कब सोल्व करना होता है? जब आपके पास क्वेश्चन के अंदर दो वेरिएबल्स दिए गए हों, जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर x1 एंड x2 दिया गया है आपको। तो जब आपके पास दो वेरिएबल है ना, तो आप इजीली ग्राफ से ग्राफिकल मेथड आप लगा सकते हैं। जब आपके पास दो से ज्यादा वेरिएबल आ गए ना, यानी कि x3 भी आ गया या x4 x3, यानी कि दो वेरिएबल से ज्यादा हो गए ना, तब आपका ग्राफिकल मेथड एप्लीकेबल नहीं होता। तो तब आपने वही सिंप्लेक्स डुअल सिंप्लेक्स वगैरह वगैरह से करना होता है, एम्बिगम मेथड वगैरह। तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। आज मैं बता रहा हूँ कि अगर फर्स्ट करें कि आपको दो वेरिएबल से दे दिया, तो आपकी मर्जी, आप डुअल सिंप्लेक्स वगैरह से भी लगा सकते हैं। दरअसल डुअल सिंप्लेक्स और ये जो सिंप्लेक्स वगैरह जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा मेथड, वो हर नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे एप्लीकेबल है। उसके अंदर आपके पास दो वेरिएबल लाइक x1 x2 है, या 3 है, या 4 है, या 5 है, तो आप वो ही मेथड लगाएं तो इजीली सोल्व हो जाएगा। यानी कि सबके लिए एक मेथड है। बट एक ग्राफिकल मेथड भी मैं आपको करवा रहा हूँ, जिसमें यह है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल है ना, तो आप ग्राफिकल मेथड भी लगा सकते हो। तो आपको जो इजी लगे। फर्स्ट करेंगे, अगर आप क्वेश्चन में आपको वो दे देता दो वेरिएबल वाला क्वेश्चन, तो आपके पास खुद ब खुद ही चॉइस होगी कि आपकी मर्जी, आप ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर लें या फिर जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा उससे कर लें। अगर आपके पास तीन वेरिएबल्स आ गए हैं लाइक x1 x2 x3, तो जाहिर बात है ग्राफिकल मेथड फेल हो जाएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ वही मेथड यूज कर सकते हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, जिसमें सिंप्लेक्स वगैरह को यूज करके। ठीक हो गया? तो स्टार्ट करते हैं। तो ये बुक का प्रॉब्लम है 9.56, और ये इसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? इसी तरीके से आएगा, बी एंड बी मेथड, यानी कि आपने ट्री कंस्ट्रक्ट करना। ये मैंने बुक भी ओपन की हुई है। ये 9.56 क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा कि बी एंड बी ट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक हो गया? तो ये हमने उसने कहा होगा कि, और इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। समटाइम्स हो सकता है कि वो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दे दे, यानी कि कॉन्स्टेंट्स वगैरह बनी हो। समटाइम्स ये होगा कि वो आपको इक्वेशन दे दे, लाइक मतलब कि थ्योरी दे दे, और आपने कांस्टेंट खुद बनाना है, मॉडल खुद बनाना है। जिस तरह मैंने लेक्चर नंबर 1, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर नंबर 1 2 3 देखे ना, तो उसके अंदर मैंने मॉडल कंस्ट्रक्शन ही बताई थी कि मॉडल किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो वो आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। और इस लेक्चर से पहले वाला भी लेक्चर आप लाजमी देख लीजिएगा, उसके अंदर भी मैंने मॉडल किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं वो वाला एक दोबारा कराया। इवन के चैप्टर 9 की ही एग्जाम्पल मैंने ली थी, उसमें मॉडल कंस्ट्रक्ट करना था। तो ठीक हो गया? तो स्टार्ट करते हैं। 9.56 का डी पार्ट है। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइजेशन का, z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2, और हमें दो कॉन्स्टेंट्स दे दी गई हैं, जिसमें 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक हो गया? और उसने क्या कंडीशन दी है कि x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इंटीजर्स, यानी कि x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, प्लस वो इंटीजर्स में होने चाहिए। इंटीजर यानी कि प्योर इंटीजर का मतलब है कि उसमें फ्रैक्शन पार्ट ना आए। इंटीजर का मतलब यानी कि 1 2 3 4 10 11 इस तरह मतलब आंसर आए। 1.5 या 2.3 इस तरह ना आए, सिर्फ इंटीजर होने चाहिए। ठीक हो गया? अगर आप देखें तो ये इंटीजर वाला पार्ट हटा दो ना, तो ये सेम टू सेम वो नहीं बन जाता लीनियर प्रोग्रामिंग जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, एलपीपी प्रॉब्लम। ये इंटीजर लगने की वजह से इसको हम आईपीपी प्रॉब्लम भी कहते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम भी इंटीजर प्रोग्रामिंग इसी वजह से पड़ा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स ही आंसर में आएंगे, फ्रैक्शन नहीं आएगी। फ्रैक्शन आएगी तो हमने रिमूव वगैरह करना होता है। ठीक हो गया? तो इनिशियली सबसे पहले आपने क्या करना है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो जाहिर बात है इसके लिए ग्राफिकल मेथड यानी कि ग्राफ बना के हम सॉल्व करेंगे, और ग्राफ बनाना इसमें लाजमी होगा। तो हमने क्या किया कि सिंपल हमने कि ये दो हमारे पास इनइक्वलिटीज है, इनको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 5, बगैर स्लैक सरप्लस वगैरह, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में हम स्लैक सरप्लस वगैरह नहीं यूज करते। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 7। ठीक हो गया? आपने क्या करना है कि पॉइंट्स निकाल लेना, यानी कि जाहिर बात है आपने ग्राफ बनाना, ग्राफ के लिए लाइन उसके ऊपर ड्रॉ करनी पड़ेंगे, और लाइन के लिए हमारे पास पॉइंट होगा, तो तब हम इसको लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो ये इस x1 का अगर मैंने 0 पुट किया है,
तो मेरे पास x2 की वैल्यू आ गई 5/2, और अगर x2 को मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास 5/3 आ गई है x1 की वैल्यू। इसी तरीके से मैंने दूसरी इक्वेशन में कर लिया, 2x1 प्लस x1 का अगर मैं 0 पुट किया है तो मेरे पास 7/3 वैल्यू आ गया x2 की, और अगर मैंने x2 को 0 पुट किया तो मेरे पास आ गया 7/2 0, यानी कि ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट्स आ गए हैं, और इसके भी 2 पॉइंट्स आ गए इस लाइन के। जब हमने ये ग्राफ पे ड्रा किया तो हमारे पास ये लाइंस वगैरह ड्रा हो गई, और ये हमारा शेडेड कॉमन रीजन आ गया इनका। किस तरीके से आया देख लेते हैं। लाइन्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब देखें कि ये वाली लाइन क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कांस्टेंट थी ना, इसका मतलब ये है कि इस लाइन के ऊपर वाला रीजन शेडेड होगा। तो ये वाली लाइन कौन सी थी, ये इक्वेशन 1 वाली लाइन ये थी, यानी कि इससे ऊपर वाला रीजन शेडेड होगा। ये मैंने एरो भी लगाया हुआ। इसको देख लेते हैं। तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कांस्टेंट है, इसका मतलब है इस लाइन के ऊपर वाला रीजन शेडेड होगा। तो ये वाली इक्वेशन 2 हमारी ये लाइन के रिस्पेक्टिव है, ये बनाई थी हमने। तो इसके ऊपर वाला रीजन शेडेड होगा, ठीक होगा, एरो लगा दिया। अब क्या है, x1 x2 दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x1 मैंने लिया हुआ है अपना x एक्सिस पे, और x2 मैंने लिया हुआ y एक्सिस पे, यानी कि x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू राइट हैंड साइड पे, यानी कि इससे ये वाला रीजन शेडेड होगा, ये मैंने एरो भी लगाया हुआ, और x1 से ऊपर वाला रीजन शेडेड होगा, ठीक हो गया। तो हम इन चारों कांस्टेंट का जब हम कॉमन रीजन देखें तो हमारे पास ये आ रहा है, ये मैंने लाइंस भी ड्रॉ की हुई है। तो ये हमारा शेडेड रीजन आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि जब हमारे पास शेडेड रीजन निकला है, हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेने। कौन कौन से आ रहे हैं, एक मेरे पास ये कॉर्नर पॉइंट आ रहा है जिसको मैंने ए का नाम दिया है, और दूसरा मेरे पास ये आ रहा है कॉर्नर पॉइंट बी, और तीसरा मेरे पास सी आ रहा है। हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए। ए की वैल्यू तो हमें पता लग गई, बी सी की वैल्यू भी ग्राफ से देख के पता लगी, क्योंकि ये हमारे पॉइंट्स थे। अब ये देखें कि बी की वैल्यू नहीं पता, बी की वैल्यू देखें कि किस लाइन से इसकी निकालनी है ना वैल्यू, तो हम किस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो जिस लाइन से ये इंटरसेक्ट होके बन रहा है, सॉरी जिन लाइन से इंटरसेक्ट होके बन रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पकड़ा, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। लाइक अगर देखें तो इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन हमने उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, x2 की वैल्यू आ गई 11/5, और x1 की वैल्यू आ गई 1/5। ओके, अब हमारे पास तीनों कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं, ए बी सी। अब हमने क्या करना है, ये आप स्टेप याद रखें, यही बार बार रिपीट होना है। ए बी सी हमारे पास तीनों पॉइंट्स निकला है। अब हमने क्या करना है कि हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर इनकी वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि जेड ऑफ ए, जेड ऑफ बी, जेड ऑफ सी कैलकुलेट कर लेना है। तो वही कि हमने ए की वैल्यू पुट की फंक्शन में, हमारे पास आ गए 10 वैल्यू। बी की पुट की तो हमारे पास आ गए 49/5 विच इज इक्वल टू 9.8, एंड देन हमने सी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गए 17.5 वैल्यू। ओके हो गया। अब हमने हमारे पास दी की 3 वैल्यू आ गया। अब हमने क्या करना कि इनमें से हमने एक वैल्यू को चूज करना है। वो हमें किस तरीके से पता चलेगा, हमने देखना है कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस चीज का, मैक्सिमाइजेशन का या मिनिमाइजेशन का। ये जो क्वेश्चन है वो है मिनिमाइजेशन का। इसका मतलब ये है कि हमने इन तीनों z की वैल्यू को कंपेयर करना है, और उसमें से जो छोटी वाली वैल्यू होगी ना, वो वाले हमने पॉइंट्स उसके वो वाली वैल्यू ले लेनी है, और उसके पॉइंट्स पकड़ लेना है, ठीक हो गया। वो वाला कॉर्नर पॉइंट्स हमने ले लेना है, कॉर्नर पॉइंट पकड़ लेना। तो ये है 10, ये 9.8, और ये 17.5। तीनों में से छोटी क्या है, 9.8, 9.8 है। 9.8 को मैंने पकड़ लिया, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो 9.8 मैंने ले लिया, जी की वैल्यू 9.8, और किस कॉर्नर पॉइंट पे आई थी, जो कि था बी 1/5 था, जिसके अंदर x1 इज इक्वल टू 1/5 था, और x2 हमारे पास 11/5 था। तो जी की वैल्यू उस पर आई थी 9.8, ठीक हो गया, हमने ये ले लिया। यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखी है कि हमारा केस था मिनिमाइजेशन का। अगर मैक्सिमाइजेशन का केस होता तो क्या करते हैं, हम इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू को पकड़ लेते और उसके रिस्पेक्टिव जो कॉर्नर पॉइंट आ रहा था उसको हम पकड़ लेते, वो हमारा आंसर होता इस ग्राफ का, यानी कि इस आइट्रेशन का भी आप कह सकते हैं, ग्राफ का भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। अब आपने देखा कि ये आपके पास आ गया, x1 हमारे पास था 1/5, x2 था 11/5। ये देखें, ये वाला कॉर्नर पॉइंट था, उस पर जी की वैल्यू आ रही थी 9.8, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन क्या था कि भाईजान हमारे पास क्या होना चाहिए, x1 की वैल्यू x1 x2 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, प्लस वो इंटीजर होनी चाहिए। ये यहाँ पे लिखी थी ना कंडीशन, जो मैं डिस्कस भी कर रहा था, ये इंटीजर होनी चाहिए। तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज तो हैं, बट ये इंटीजर नहीं है, दोनों इंटीजर भी होने चाहिए। अगर आप देखें तो ये 1/5 0.2 है, और ये 11/5 2.2 है। तो हमने क्या करना था कि अब हम इसकी करेंगे ब्रांचिंग करेंगे, ठीक हो गया। ब्रांचिंग एंड बाउंड मेथड है ना,
तो हम इसकी ब्रांचिंग करेंगे। किस तरीके से करनी है, अब आपने क्या करना है कि इंटीजर पार्ट को इग्नोर कर देना, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट को देखना। आपने देखना इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या 0.2 है, इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या 0.2 है। हमने क्या करना होता है कि जितनी वैल्यूज है ना, हमने उनका सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट देखना होता है और उनको कंपेयर करना होता है। जिसका फ्रैक्शन पार्ट मैक्सिमम है ना, उसको हम पकड़ लेते हैं ब्रांचिंग के लिए। ठीक हो गया। अब देखेंगे 0.2 है, इसमें इसमें भी 0.2 है, तो दोनों सेम है। अब आपकी मर्जी, आप x1 को लेके आगे ब्रांचिंग कर लें या x2 को लेके आगे ब्रांचिंग कर लें। ठीक हो गया, ये आपकी मर्जी है। अब आप पे, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर फर्स्ट करें ये 0.2 होता और ये होता, सॉरी ये 0.2 हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट आ रहा था और यहाँ पे आता 0.5, तो हमने x2 को पकड़ लेना था क्योंकि ये बड़ा है। तो ठीक हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आपने सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट को देखना और जो मैक्सिमम फ्रैक्शन पार्ट होगा उसको आपने पकड़ लेना। अगर दोनों सेम है तो आपकी मर्जी, आप किसी भी एक वेरिएबल को लेके आगे ब्रांचिंग कर सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने एक रफ शीट रखनी है, क्योंकि ये आपने साथ साथ ट्रैक भी करना होता है ट्री। उसने कहा था कि ट्री आपने बनाना है, अगर नहीं भी कहा होगा तब भी आपने बना के रखना, क्योंकि ये इसके बगैर आपके लिए सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मिक्स हो जाती हैं चीज़ें। अब प्रॉब्लम थी ओरिजिनल प्रॉब्लम। ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं बताता हूँ ट्री किस तरीके से बना। अब मैंने क्या किया कि भजन दोनों में के वैल्यू सेम है, मेरी मर्जी मैं x1 को ले लूँ या x2 को ले लूँ, उससे पकड़ के आगे ब्रांचिंग कर लूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने x1 को पकड़ लिया और इससे आगे ब्रांचिंग की है। अब मैंने किस तरीके से ब्रांच करना है, ब्रांच इसकी बनानी है ब्रांचेस। तो मैंने एक इसकी लोअर वैल्यू लेनी है और अब यानी कि अपर सील्ड वैल्यू लेनी है और लोअर सील्ड वैल्यू लेनी है। तो ये देखेंगे, अगर लोअर सील्ड वैल्यू लेते हैं यानी कि लोअर सील्ड ली तो ये बन जाएगा 0। ठीक हो गया। और अगर अपर सील्ड लेते हैं तो ये बन जाएगा 1। ओके हो गया। जब लोअर सील हमने वैल्यू ली है ना, हमने क्या करना है कि ये वेरिएबल था x1 इज इक्वल टू 0.2, इसकी लोअर सील क्या थी 0 वैल्यू, तो x1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी, ये हमने ले लेना। ठीक हो गया, x1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी लोअर सील से। ठीक हो गया। अब इसकी अपर सील लेते हैं तो वो अपर सील वैल्यू लेते हैं, यानी कि राउंड ऑफ कर देते हैं इसको, तो वो बन जाएगी 1। तो x1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 1। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, लोअर एंड अपर बाउंड भी कह सकते हैं आप इसको, लोअर सील और अपर सील कहने की बजाय सील्ड वैल्यू कहने की बजाय। तो आप कह लेंगे लोअर बाउंड क्या होगा इसका, 0.2 का लोअर बाउंड होगा हमारा 0 एंड अपर बाउंड होगा हमारा 1। ठीक हो गया। हमने क्या करना है कि x1 लेस देन इक्वल टू होगा लोअर बाउंड की वैल्यू जो है, जो कि 0 है। ठीक हो गया। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा अपना अपर बाउंड की वैल्यू जो कि 1 है। ठीक हो गया। अब ये दो ब्रांचिंग हमारे पास निकल रही है, इसी तरीके से हमने लिखा x1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, एक साइड एक ब्रांच जो निकली हुआ x1 लेस देन इक्वल टू 0 के साथ निकलिए, दूसरी जो है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के साथ निकलिए। ठीक हो गया। दो ब्रांचेस निकल गई, यानी कि दो सब हमारी प्रॉब्लम दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड होगी। सब प्रॉब्लम 1 जिसको मैंने SPV1 लिखा हुआ है, इसी तरीके से सब प्रॉब्लम 2 SP2। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास बन गई दो प्रॉब्लम। आपने किस प्रॉब्लम से बनाया है इस, यानी कि किस प्रॉब्लम को आगे आपने सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया है, तो वो था हमारे पास ये था जो क्वेश्चन, यानी कि ये था ओरिजिनल। ये आपने सारी कांस्टेंट पकड़ ली नहीं, प्लस जिस यानी कि जो हमने जिसकी बेस से हमने ब्रांचिंग किया, लाइक x1 की बेस पे की थी, और उसके अंदर हमने दो केसेस बनाए थे कि x1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है एंड x1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो हमने उनको इसके अंदर ऐड भी करना है। ठीक हो गया। सब प्रॉब्लम में हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वही चीज हमने यहाँ पे की हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। सब प्रॉब्लम 1। आप अगर आप क्वेश्चन देखें तो ओरिजिनल क्वेश्चन यही था, मिनिमाइजेशन का केस है z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2, 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टेंट्स वगैरह थी, और ये x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इंटीजर, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। इस क्योंकि हमने ओरिजिनल प्रॉब्लम को ही आगे दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया। एक सब प्रॉब्लम में हमने कहा था कि वो मैंने ब्रांच भी करके दिखाया था कि x1 लेस देन इक्वल टू 0 सब प्रॉब्लम 1 में है, और x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सब प्रॉब्लम 2 में है। तो अब हमने क्या करना था, यानी कि सब प्रॉब्लम 1 को जो बन रही है उसमें हमने क्या किया रखा हुआ है, x1 लेस देन इक्वल टू 0 वाला केस रखा हुआ है कि x1 लेस देन इक्वल टू 0 एक ब्रांच बन रही है। तो हमने क्या करना कि जो हमने क्वेश्चन ओरिजिनल लिख लेना, जिस प्रॉब्लम से हमने हमेशा ओरिजिनल तो थोड़ी रहेगा। अब फर्स्ट करेंगे सब प्रॉब्लम 1 आगे डिवाइड होती है सब प्रॉब्लम 3 और 4 में, तो हमने इस क्वेश्चन को आगे लेके सॉल्व करना था। ठीक हो गया। तो हमारे पास मैंने वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। अब ये देखें x1 लेस देन इक्वल टू 0 मैंने एक कांस्टेंट इसके अंदर ऐड कर दी, जिसकी बेस पे मैंने ब्रांचिंग की थी। ठीक हो गया। सब प्रॉब्लम 1 में मैंने ये ऐड कर दिया, सब प्रॉब्लम 2 जो मैंने बनाई थी वो मैंने बेस उसमें जो ये देखें ये भी क्वेश्चन वो जो प्रॉब्लम थी हमने उसको नोट डाउन कर लिया, प्लस एक न्यू कांस्टेंट लिख दी जिसकी बेस पे हमने सब प्रॉब्लम
टू बनाई थी वो थी x1 ग्रेटर देन ठीक हो गया। ये हमने कांस्टेंट ऐड कर देनी है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप सबको। तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये एक सब प्रॉब्लम वन बन गया और एस पी टू बन गया, ठीक होगा। इसको हमने यहाँ पे लिख लेना एस पी वन एस पी टू। इसका सोल्यूशन अभी खैर नहीं लिखा, ये देखें साथ साथ सोल्यूशन भी आपने लिखता जाना। कि मैंने आपको बताया था ना प्रॉब्लम, इसमें तीन हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आए थे, ए बी सी, और हमने फिर उन पे जी की वैल्यू निकाली थी और देन हमने मिनिमम जी की वैल्यू ली थी जो कि कॉर्नर पॉइंट बी पे आ रही थी। तो वो क्या थे, 1/5 था, 11/5 था, और जी की वैल्यू थी 49/5 विच इज इक्वल टू 9.8, ठीक हो गया। तो हमने वो सोल्यूशन लिख लेना। हमने उन तीनों में से क्या कौन सा था, मिनिमाइजेशन का केस है, इसलिए हम मिनिमम वैल्यू ली। तो उसमें से हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया। उस सोल्यूशन को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। ओके, ये इसलिए मैं कह रहा था कि ये टेबल आपने ना रफ शीट लेनी है और साथ साथ बनाने लग जाना, और ये इवन के आपने नीट करके भी लिखना है। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना तो आखिरी पेज पे आपने ये टेबल भी बनाना है। तो वो रफ शीट से फिर आप नोट डाउन कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। क्योंकि आपको थोड़ी पता कि ये कितनी लेंथ कितने पेजेस तक जाएगा, आप बना लें और तो फिर आपके लिए मसला हो जाए। तो ये सीन होता है। या तो फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए पहला पेज ही आप इसलिए ये ही रख लें कि इस पे मैं ट्री बना रहा हूँ, तो दूसरे पेज से आप स्टार्ट कर लें तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने एंड पे बनाना है तो फिर आप एक रफ शीट लें तो उस पर बना लें, तो इस तरह का सीन हो जाता है। इस तरह के सीन आप कर लें तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि अब सब प्रॉब्लम वन को मैंने लिया, उसको सोल्व करना है। मैंने किस तरीके से सोल्व किया, वही ये तीन इक्वेशंस बन गया ना, इन तीन इनइक्वालिटी से मैंने तीनों का इक्वेशंस में कन्वर्ट किया, इनके पॉइंट्स निकाले, और लाइन ड्रॉ करनी, सारी बात है, ग्राफ बनेगा। तो मैंने ये ग्राफ बनाया, तो ये देखें इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का ग्राफ बन गया। इक्वेशन थ्री जो थी वो बन जाएगी x1 इक्वल टू जीरो, x1 इक्वल टू जीरो क्या होगी, ये y एक्सिस आएगा, क्योंकि x2 हमारा वाई एक्सिस पे, तो x2 के ऊपर हमारा x1 जीरो होता है। तो ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क भी किया है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये x y जो है ना, ये मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ शायद तो क्लियर हो जाएगा। ये जो है, ये जो लाइन है ना, ये मेरी है x1 इक्वल टू जीरो। ओके, तो हमने क्या किया कि ये ठीक हो गया। ये एक लाइन आ गई, तीन हमारे पास लाइन आ गई। अब हमने देखना कि वही यानी पहली इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि इससे ऊपर वाला रीजन शेड हो जाएगा। तो ये एरो लगा दिया इससे ऊपर, ठीक हो गया। इस तरीके से इक्वेशन टू वाली है, उसका भी ग्रेटर देन वाली इनइक्वलिटी है तो उससे ऊपर वाला रीजन शेड होगा। सिमिलरली अगर हम देखते हैं एक्स वन लेस देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स वन यानी कि ये वाली वैल्यू है, ये देखें तो हम ये है, ये लाइन है ना, x1 लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब है कि भाईजान ये वाला रीजन होगा। देखें, लेकिन ये देखें कि x1 यहाँ पे लिखा हुआ है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली भी कांस्टेंट है हमारे पास। तो x1 ये देखें, x1 लेस देन इक्वल टू जीरो, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हमारे पास क्या केस बनता है, x1 इक्वल टू जीरो। तो x1 इक्वल टू जीरो यानी कि ये हमारी लाइन ही बन जाती है ऑलमोस्ट, ठीक हो गया। तो और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने जब ग्राफ बना लिया ना, आपने नेगेटिव वाली वैल्यूज है ना, उनको आपने इग्नोर कर देना। अगर फर्ज करें कि आपके शेडेड रीजन के अंदर नेगेटिव वैल्यूज यानी कि नेगेटिव वाली साइड पे भी जा रही हैं, बाज़ औक़ात हो जाता है, जिस तरह इसके अंदर ये देखेंगे आपके पास बन रहा है पॉइंट, ये शेडेड रीजन आ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ किस वजह से आ रहा है, ठीक हो गया। तो अगर आप देखें तो ये x1 इक्वल टू जीरो बन जाता है, यानी कि ये लाइन ही बन रही है आपकी। ओके हो गया। तो ये आपके लिए एक खैर मैंने ना पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। तो आपने ये देखें कि x1 ये आप ये ठीक हो गया, x1 लेस देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे x1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक x1 इक्वल टू जीरो होता है हमारा। तो ये अगर पॉइंट समझ नहीं आया तो आप अगर जाके देखें, तो जब हमने जनरलाइज्ड हुआ सिंपलेक्स मेथड किया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर आपके पास इक्वल टू वाली कांस्टेंट हो जाए तो आप उसको किस में डिवाइड करेंगे, एक लेस देन इक्वल टू वाली कांस्टेंट में और एक ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कांस्टेंट में डिवाइड करते हैं, ठीक हो गया। वही केस यहाँ पे रिवर्स हो रहा है बस, कि अगर एक वैल्यू एक इक्वेशन लेस देन इक्वल टू जीरो है और वही सेम इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो हम उसको उस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो वही यहाँ पे किया, तो x1 इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास लाइन आ रही है, ठीक हो गया। अब ये देखेंगे, ये इससे ऊपर वाला अपर रीजन शेडी था, इससे भी अपर रीजन शेडी था, इससे था लोअर रीजन शेडी, यानी कि ये वाली साइड, ठीक हो गया। तो ये देखेंगे अगर मेरे से ये इस वाली लाइन से अपर रीजन था शेडी, इससे भी अपर रीजन था, इससे वो कह रहा है कि लोअर रीजन शेडी होगा, तो मेरा जो कॉमन रीजन आ रहा है वो ये आ रहा है। ये मैंने थोड़ा सा गंद भी मारा हुआ है। तो ये हमारा पास ये क्या है, ये शेडिड रीजन है हमारा जो कॉमन आ रहा है,
ठीक हो गया। अब इस तरह का अगर आप ये सपोज ये करें, ठीक हो गया, ये शेडी रीजन आ गया, आपने निकाले, आपने देखना कि वजन इसके कॉर्नर पॉइंट क्या है। इसके कॉर्नर पॉइंट है ये कॉर्नर पॉइंट, सिर्फ एक ही कॉर्नर पॉइंट आ रहा है। अगर फर्स्ट करें एक और कोई कॉर्नर पॉइंट आ रहा था यहाँ पे, तो वो था हमारा नेगेटिव साइड पे, तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि x1 और x2 की वैल्यू हमने कहा है कि पॉजिटिव होगी, वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। तो ये आपने याद रखनी है कि इंटीजर के साथ साथ मैंने कहा था कि x1 और x2 की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए, तो इसलिए हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ओके हो गया। दूसरा ये कि अब मैं शॉर्टकट भी बता देता हूँ कि जब आपके पास इस तरह का केस आ जाता है x1 लेस देन इक्वल टू जीरो, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x1 इज इक्वल टू जीरो करें, तो उस पॉइंट, उस लाइन पे हमारे पास ये लाइन बन गया। तो जाहिर बात है कि इस लाइन इसका जो एक किस्म का x1 इक्वल टू जीरो जो शेडी रीजन होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये लाइन ही होगी। ओके। तो अब आप देखें ना, तो ये ज़रा ये लाइन ही, जब इसका ये लाइन सपोज कर लें और इससे अपर रीजन शेड्यूल होगा, इससे भी अपर रीजन शेड्यूल होगा, तो ये देखेंगे इस लाइन को जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास वैसे दो लाइनें इंटरसेक्ट करें, लेकिन इससे अपर रीजन शेड्यूल होगा, इसलिए इस लाइन को इग्नोर कर दें, क्योंकि ये वाली लाइन इससे ऊपर आ रही है। तो इस वाली लाइन को हमने पकड़ लिया, तो ये हमारा कट कर रहा है यहाँ पे, तो सिर्फ एक ही पॉइंट कट कर रहा है, तो ये हो गया 0,5/2। और मैंने इसकी, ये एक किस्म का शॉर्टकट है। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको खुद ब खुद ही ये अंदाजा हो जाएगा कि ये ठीक है, वरना आपने सिंपल उसका शेडी रीजन निकाल लेना। अब आपने देखा कि वजन एक ही इसका पॉइंट आ रहा है और वो इस पे वो पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है, क्योंकि 0,5/2। अगर फर्स्ट करें यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा होता, तो उसके अंदर जाहिर बात है हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू होती, और नेगेटिव वैल्यू किस चीज़ की होनी थी, x1 की होनी थी, यानी कि वो -2,5/2 इस तरह समथिंग होता। तो जाहिर बात है x1 और x2 की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इस वजह से हम उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आगे जाके ये इस तरह का केस आएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, इस वजह से हमने इग्नोर कर दिया। ठीक हो गया, ये मैं रेज कर देता हूँ। देन अब हमारे पास एक पॉइंट आया, हमने कॉर्नर पॉइंट निकाले, किया है एक ही पॉइंट आया 0,5/2, हमने उसके लिए उस पर हमने जी की वैल्यू निकाली, हमारे पास एक ही आंसर आया, यानी कि x1 की वैल्यू 0 थी और x2 की वैल्यू थी 5/2 और z इज इक्वल टू 10। अब ये देखें कि हमारे पास क्या था कि इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए और पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए x1 x2 की। तो x1 की देखें तो वो तो पॉजिटिव वैल्यू और इंटीजर है, ठीक है। अगर x2 के देखें तो x2 की हमारे पास देखेंगे फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है, 2.5 वैल्यू आ रही है ना, तो फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है 0.5। तो हम क्या करेंगे कि भैया ना x2 को अब पकड़ेंगे और इसकी बेस पे आगे ब्रांचिंग कर देंगे। तो हमने x2 को पकड़ा, इसकी बेस पे आगे हमने ब्रांचिंग की, यानी कि इसकी लोअर वैल्यू ली और अपर वैल्यू, अपर बाउंड वाली वैल्यू ली, तो लोअर बाउंड वाली वैल्यू क्या होगी 2। एक ब्रांच हमारी बनेगी 2 से, और यानी कि x2 लेस देन इक्वल टू 2, और एक ब्रांच बनेगी अपर बाउंड से जो कि होगी x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा भी है x2 लेस देन इक्वल टू 2 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x2 लेस देन इक्वल टू 2 जो है उसको हमने sp3 का, और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है उसको हमने sp4 कह दिया। सब प्रॉब्लम 4। ओके हो गया। आपने ये साथ साथ नोट डाउन करते हुए जाना। ये देखेंगे सब प्रॉब्लम 1 थी, उसका सोल्यूशन क्या है, x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 5/2 और z इज इक्वल टू 10। अब आपने इसके x2 को लेके आपने इसकी ब्रांचिंग कर दी है sp3 और sp4 में, यानी कि एक किसके साथ की है, x2 लेस देन इक्वल टू 2 के साथ, और एक अपर बॉन्ड से की है x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के साथ। sp3 sp4 इसका सोल्यूशन वाला कॉलम बॉक्स जो है वो अभी एम्प्टी होगा। ठीक हो गया, इसका सोल्यूशन आ गया। अब इसका सोल्यूशन भी रहता है, ये वाली अभी प्रॉब्लम्स नहीं बनाई तो इसको आप इग्नोर करें, ये वाला सोल्यूशन रहता है। अब आपने ये नहीं, आपने ना जितनी आप प्रॉब्लम बनाई जा रहे हैं ना उन सबको आपने सोल्व करना है। ये नहीं करना कि आप फर्स्ट करें कि आपने सब प्रॉब्लम 1 सोल्व किया, इसके बाद आपने सब प्रॉब्लम जो इससे आपने फर्दर डिवाइड करके बनाई थी ब्रांचिंग करके, उसमें अगर आपके पास x1 और x2 की वैल्यू इंटीजर में आ जाती है तो आप कह देते हैं बस ठीक है भैया इतना मैंने सोल्व कर लिया, बाकी जो मैंने ब्रांचिंग या बाकी जो मैंने सब प्रॉब्लम क्रिएट की थी उनको मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आपने जितनी भी ब्रांचिंग की है, जितनी भी सब प्रॉब्लम बनाई है, उन सबको आपने सोल्व करना ही करना है। ठीक हो गया। इसलिए मैं कह रहा था कि साथ साथ आप टेबल बनाए जाएंगे ताकि आपको अंदाजा रहे कि आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है और कौन कौन सी अभी सॉल्व करने वाली रहती है, वरना ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब देखेंगे SP3 में मैंने इसको डिवाइड कर दिया और SP4 में। अब मैं क्या करूंगा, इसको छोड़ देता हूँ और इसको भी साइमल्टेनियस साथ साथ। मैंने आपको कहा कि at the end अगर आप इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो x1 की वैल्यू आ रही है 0 और x2 की वैल्यू आ रही है 3, यानी कि दोनों इंटीजर हैं और आप कहेंगे भजन यही मेरा सोल्यूशन है, बस ठीक है मुझे आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि मैंने SP2 को भी नहीं सोल्व किया, इसकी जो सब प्रॉब्लम आगे बनेगी, जब जाहिर बात है आपने इसको सोल्व नहीं किया होता, इसके आगे सब प्रॉब्लम भी बनेंगी तो उनको भी आप सोल्व नहीं करेंगे। तो
आप इसकी बेसिस पे आंसर दे देते हैं तो भाईजान वो आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा। समटाइम्स होगा कि भाईजान फर्ज करें कि आपका यही आंसर आ रहा हो अल्लाह की तरफ से कि यही आंसर था क्वेश्चन का, तो शायद मार्क्स मिल गए, बट आपको पूरे मार्क्स तब भी नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने पूरा सोल्यूशन नहीं किया होगा। आपने हर प्रॉब्लम, जितनी भी आपकी सब प्रॉब्लम बनेंगी ना, उन सबको आपने सोल्व करना ही करना है। ठीक हो गया। अब क्या था कि मैंने क्या किया कि SP3 और SP4 में कन्वर्ट इसको डिवाइड कर दिया। अब मैंने इसको क्या, इनको अभी सोल्व नहीं किया, मैंने क्या किया, SP2 मेरा रहता था ना, यानी कि आप याद रखेंगे लेवल वाइज आपने सोल्व करना। ठीक हो गया, इसके आगे ब्रांचिंग होगी। ठीक हो गया। अब आपने ये देखा कि इस लेवल में ये वाली मैंने सब प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया, अब ये वाली सब प्रॉब्लम रहती है, इसका सोल्यूशन वाला जारी बात एम्प्टी होगा, अभी मैंने सोल्व करना है SP2 का, अब मैंने सोल्व करना है। तो मैंने क्या किया कि SP2 को पकड़ा। अब मैंने ये लिखा है नाउ वी सॉल्व एस सब प्रॉब्लम टू। अब मैंने सब प्रॉब्लम टू को सॉल्व करना स्टार्ट किया। ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट की गई थी मैंने, तो अगर आप ये टेबल से आपको ट्री से देख के अंदाजा हो जाएगा। SP2 कहाँ से क्रिएट की थी, इस प्रॉब्लम से मैंने क्रिएट की थी, ओरिजिनल प्रॉब्लम जो था। अब मैंने दरअसल इसके अंदर लिखा नहीं है, मैंने खाली सोल्यूशन लिखा है, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप इस फॉर्मेट में लिखें। लाइक जो भी प्रॉब्लम नंबर है, सब प्रॉब्लम नंबर वो आप लिखें, प्लस उसके अंदर जितने भी कॉन्स्टेंट्स थे वो आप लिखें। देन उसके बाद एक थर्ड आप बनाए उसके अंदर सोल्यूशन। मेरे पास थोड़ी स्पेस कम थी, इस वजह से मैंने इस तरीके से कर दिया, वरना आप बेहतर है कि आप ये साथ साथ कॉन्स्टेंट लिखें ताकि आपको बार बार पीछे जाके देखना ना पड़े। तो अब ये मैंने सब प्रॉब्लम जो थी वो यहाँ से क्रिएट की थी, तो इसकी ओरिजिनल कांस्टेंट, इसकी कांस्टेंट क्या थी, ये सारी थी। इसके अंदर मैं प्लस एक कांस्टेंट ऐड करूंगा, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाली। ठीक हो गया। तो मैंने वही किया। वैसे मैंने आपको ये बता भी दिया था कि मैंने सब प्रॉब्लम 1 और 2 किस जब बनाई थी तो उसमें एक एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं जिसकी बेस पे हम ब्रांच बना रहे हैं, ब्रांचेस कर रहे हैं। ब्रांचिंग कहाँ पे गया, एक तो मुझे मिल नहीं रहा, किधर गया सब प्रॉब्लम। ये SP3 का सोल्यूशन है, इससे पहले होगा। ये सब प्रॉब्लम 1 को हाँ ये देखें, ये सब प्रॉब्लम 2 मैंने बना भी दी थी और उसके कांस्टेंट भी मैंने लिख दिए थे कि कौन कौन से हो गए। लाइक वही जो मैंने आपको बताया था, जिस प्रॉब्लम से हम बना रहे हैं उसके सारे कांस्टेंट हमने नोट डाउन कर लेने, प्लस एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट आएगी कौन सी, जिसकी बेस पे हमने ब्रांच बनाई है वो वाली। तो हमने ब्रांच बनाई थी ये वाली x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाली। तो हमने इसको पकड़ा, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। वही हमने ग्राफिकल मेथड लगाना है इस पे। यार SP2 वाला सोल्यूशन किधर जा रहा है, ये कहाँ पे है, हाँ ये रहा। एक तो ढूंढना भी बड़ा अजाब है इनका। तो खैर मिल गया ये। नाउ वी सॉल्व सब प्रॉब्लम टू। मैंने यही इसी वजह से मैंने कहा था कि इस तरह के मसले हो जाते हैं कि आपको प्रॉब्लम मिल नहीं रही होती, और इसलिए मैंने कहा था कि ये आपने रफ पे ये ट्री साथ साथ बनाना, तभी आपको जाके मैप होगा, इवन कि आपको जाके पता चलेगा कि ये SP2 है। अब जब फर्स्ट करेंगे आप SP5 सोल्व कर रहे हैं तो आप ये भूल जाएंगे कि भाईजान ये मैंने प्रॉब्लम बनाई कहाँ से थी। तो आपके पास ये ट्री साथ साथ बना रहे होंगे ना, आपको तो याद होगा कि ये SP5 जो है ये SP2 से बनी थी। तो मैंने SP2 के सारे कॉन्स्टेंट लेने, प्लस वो वाले कॉन्स्टेंट ऐड करने जिसकी बेस पे मेरी ब्रांचिंग हुई थी, वो मैं आगे जाके बताता हूँ। ठीक हो गया। तो वो हम यहाँ पे अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। वही हमने ये जो इनइक्वालिटी थी हमने इनको इक्वेशन में कन्वर्ट किया, इसके पॉइंट्स वगैरह आगे हमारे पास, इनकी लाइंस हमने ड्रॉ की ग्राफ पे, तो हमारे पास ये शेडेड रीजन आ गया। अब ये देखें शेडेड रीजन ये वाला आ गया, तो इसकी बेस पे जब जब हम करेंगे तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमने निकालने होते हैं। मैंने स्टेप क्या थे, सबसे पहले आपके जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करना, उधर से उसकी बेसिस पे आपने यानी कि पॉइंट्स वगैरह निकाल के आपने ग्राफ बनाना। ग्राफ के बाद आपने शेडेड रीजन निकाल लेना। शेडेड रीजन निकालने के बाद आपके पास क्या आता है, कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे। कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद आपने करना होता है कि उन कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज को आपने यूज करते हुए जी की वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया। जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं उनकी आपने जी की वैल्यू कंप्यूट कर ली। अब आपने देखना कि केस क्या, मिनिमाइजेशन का या मैक्सिमाइजेशन का। मिनिमाइजेशन का तो आपने तीनों में जितने भी आपके पास जी की वैल्यूज आए उन सब में से मिनिमम वाली जी की वैल्यू है वो वाला
आपने कॉर्नर पॉइंट पकड़ लेना और वो वाली जी की वैल्यू पकड़ लेनी है, ठीक है, वो आपका उस ब्रांच का सोल्यूशन होगा, उस सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, ठीक हो गया। तो देन अगर आपने उसमें देखना कि वर्जन x1 जो भी है आपके पास वेरिएबल है वो इंटीजर्स हैं या नहीं, अगर इंटीजर्स उनकी वैल्यू इंटीजर्स है तो ठीक है, उसकी आगे ब्रांचिंग नहीं होगी, इसका मतलब ये होता है। अगर नहीं है तो जाहिर बात है जो फ्रैक्शन पार्ट वाला है उसको उसकी बेस पे आप आगे सब ब्रांच बनाएंगे, सब प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक हो गया। तो आपने ये देखें ए और बी आपके पास दो कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, दोनों की ए की वैल्यू नहीं थी, आपने देखा कि ये किस इक्वेशन से के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमारा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 के साथ बन रहा है पॉइंट। हमने उन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व किया, हमारे पास ए की भी वैल्यू आ गई, ए और बी हमारे पास दो कॉर्नर पॉइंट से, दोनों का हमने क्या किया कि दोनों की बेस पे हमने वैल्यू जी की वैल्यू कंप्यूट करी है, देखें जी ऑफ ए आ गया, ये 11.67, जी ऑफ बी आ गया जो कि 17.5 है, दोनों में से छोटा क्या है, ये जी ऑफ ए, यानी कि ए कॉर्नर पॉइंट हमारा इस सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, जो कि सब प्रॉब्लम 2 हम सोल्व कर रहे हैं अभी इस टाइम। तो ये हमारे पास क्या पॉइंट था, x1 इज इक्वल 1 था, x2 इज इक्वल 5/3 था और z इज इक्वल 11.67। तो आप ये देखें ये तो इंटीजर है ठीक है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, यानी कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी कि ये देखें 1.67 है, 0.67 इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा था, इसको अब हम लेंगे और इसकी आगे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया। हमें ये तब तक करते रहना है जब तक हमारे ये इंटीजर्स में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक हो गया। और आप ये साथ साथ टेबल को ट्री को मेंटेन करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन निकाले और कौन कौन सी ऐसी सब प्रॉब्लम रहती हैं जिनका भी आपने सोल्यूशन निकाला है। तो आपने क्या किया कि भैया ने इसको डिवाइड किया, तो क्या होगा, अपर सील्ड वैल्यू आएगी और एक लोअर सील्ड वैल्यू आएगी, तो वो क्या होगी, x2 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, लोअर बाउंड से कम होता है लेना होता है, और एक हमने ब्रांच बनानी होती है x2 ग्रेटर देन इक्वल टू अपर बाउंड, जो कि अपर बाउंड है इसमें 2, ठीक हो गया। ये हमारी क्या उसका हमने x2 लेस देन इक्वल टू 1 जो है उसको हमने sp5 का नाम दे दिया, सब प्रॉब्लम 5 का, और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू जो 2 है उसको हमने sp6 का नाम दे दिया, ओके हो गया। और ये यहाँ पे हमने ट्री में बना भी दिया sp5 और sp6, और ये हमने अभी इसका सोल्यूशन अपनी होगा जो कि बता रहा है कि ये अभी सॉल्व करने वाली, ठीक हो गया। अब आपने यानी कि ये लेवल में देखा कि आपके पास कोई और सब प्रॉब्लम ऐसी है जो कि रहती है जिसका सोल्यूशन अभी तक नहीं किया, कोई भी नहीं है। अब आपने नीचे आ जाना, तो आपके पास sp3 आ रही है जिसका भी सोल्यूशन नहीं किया हुआ, और ये जाहिर बात है सारी पड़ी होंगी, तो हम लेवल वाइज 1 बाय 1 देख रहे हैं, तो इसलिए sp3 आपके पास है। अब आपने क्या करना है कि sp3 को सॉल्व करना है, तो मैंने क्या किया, नाउ सॉल्विंग sp3 सब प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम, जो सब प्रॉब्लम 3 है उसका हम सॉल्व करें। ये कहाँ से बनी थी, ये बनी थी sp1 से, इसकी ब्रांच कहाँ से निकली थी, sp1 से। तो यानी कि sp1 की जो सारी कांस्टेंट थी वो हमने एज इट इज नोट डाउन कर लेनी है, प्लस एक वो एक्स्ट्रा कांस्टेंट डालनी है, लिखनी है, जिसकी बेस पे हमने ब्रांच बनाई थी। तो ये देखें कि ये अगर आप देखें ना sp1 का देखेंगे ये थी, तो आपने ये सारी कांस्टेंट देखें कि ये जो है ना इसको आपने उठा के लिख लेना x1 लेस देन इक्वल टू 0 के साथ, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम यानी कि जिस प्रॉब्लम से आगे ब्रांच नहीं कर रही है ना, उस प्रॉब्लम के सारी कांस्टेंट आएंगी, प्लस जिस बेस पे हमने ब्रांच बनाई है वो वाली कांस्टेंट ऐड हो जाएगी, ये बात लाजमी याद रखना। और ये आपको टेबल से ज़्यादा अच्छे से तरीके से पता चल जाएगा। वजन sp3 को सोल्व कर रहे हैं, जारी बात है इसकी कांस्टेंट लिखेंगे तो इसमें क्या आएगी, sp1 की जितनी कांस्टेंट है उन सबको लिखना है, प्लस इसके इस बेस पे हमने ब्रांचिंग की थी x2 लेस देन इक्वल टू 2, तो ये हमने एक कांस्टेंट उसके अंदर ऐड कर देने, तो वही हमने किया हुआ है। यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये देखें कि ये हमारे पास ये जो है ना इतनी ये हमारे पास क्या था, ये सब प्रॉब्लम 1 की कांस्टेंट थी, प्लस ये वाली जो इक्वेशन ये जो कंडीशन थी, तो ये हमने क्या इसकी वजह से हमने न्यू ब्रांच बनाई थी, तो इसको हमने ऐड कर दिया, ओके हो गया। अब ये देखें x2 लेस देन इक्वल टू 2, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे सॉरी कह रहा हूँ x1 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया x1 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया, ये लिख दिया। तो अब हम वही इनके इक्वेशंस के पॉइंट निकालेंगे, ग्राफ बनाएंगे। आपको इस प्रॉब्लम में बार बार ग्राफ बनाना पड़ेगा और ये काफ़ी लेंथी वैसे गया है, तो इवन कि मुझे इसका इस ये जो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ये तकरीबन 12 पेजेस पे गया हुआ है ये सोल्यूशन। तो इस वजह से मुझे टाइम भी लग गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के मैसेज भी आ रहे थे, डीएम्स भी आए हुए थे, 3-4 दिन से आ रहे थे, और इवन के आज भी अभी भी चैनल पे किसी वीडियो पे कमेंट किया था किसी ने कि लेक्चर अपलोड करते हैं, तो मैं यही कर रहा था। दरअसल एफआईपी में मैं बिज़ी था, तो अभी भी इवन के मेरे कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनके संडे को डेडलाइन है, और प्लस कुछ
और काम डिले है, तो बट फिर भी मैं टाइम निकाल के अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तकरीबन 2 बज रहे हैं रात के। तो थोड़ा इस चीज़ के लिए सॉरी कि थोड़ा टाइम लग गया। ज़ाहिर बात है किसी का क्विज़ होगा, इवन कि मेरा भी क्विज़ है चैप्टर 9 का। तो इस चीज़ के लिए मैं माज़रत कर रहा हूँ आप लोगों से कि मुझे थोड़ा टाइम लग गया अपलोड करने में। तो आप देखेंगे भाईजान, आपने सिंपल यानी कि पॉइंट्स निकाल लिए, आपने इक्वेशंस ग्राफ बना लिया। किस तरीके से आप देखेंगे, इसका ये इक्वेशन 1 का लाइन आ गई, ये इक्वेशन 2 की। इक्वेशन 3 क्या थी, x1 इज इक्वल टू 0, जो कि ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस होगा, और x2 इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 2 होगा, तो जो कि हमारा ये देखें, ये लाइन जो है ना, ये बता रही है x2 है। अगर आप मेरा कर्सर देखें ना, तो ये x2 बता रही है, नहीं तो मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये जो है ना, ये x2 इज इक्वल टू 2 है, और ये जारी बात है x1 इक्वल टू 0 की लाइन है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि वो देख लेना है शेडी रीजन क्या आ रहा है इन सब वैल्यूज का। तो ये देखें, इक्वेशन 2 से हमारे पास अपर रीजन होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है। इसी तरह इक्वेशन 2 से भी होना चाहिए। इक्वेशन 3 को देखें तो वो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास यानी कि ये वाला लेफ्ट साइड वाला रीजन आएगा। और अगर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखें तो वो हमारा ये वाला रीजन आएगा। बट हमने इस चीज़ को इग्नोर कर देना है, और हमने क्या करना है, हमने सिंपल x1 इक्वल टू 0 यानी कि ये वाली लाइन अगर हमने हाईलाइट कर देनी, ठीक होगा, इसका शेड रीजन ये होगा। तो x2 लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब यानी कि इस लाइन से नीचे वाला ये वाला जो रीजन है ना, ये शेडेड, ये देखिए मैंने एरो भी लगाई, ये वाला रीजन शेडेड होगा। ठीक हो गया। अगर आप देखें ना कि आपके पास कोई कॉमन बन ही नहीं रहा होगा, बिकॉज ये देखें कि ये आप कह रहे हैं इससे ऊपर होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, इससे आप कह रहे हैं कि नीचे होना चाहिए। और जब आप देखते हैं कि वजन x1 की वैल्यू अगर आप देखें, तो वो आपको क्या कह रहा है कि वजन x1 लेस देन इक्वल टू 0, x2 सॉरी x1 लेस देन इक्वल टू 0 और x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू 0 हो गया ना। तो ये हमारे पास आ गया ये लाइन। तो इस लाइन पे देखें तो ये इस लाइन को वो कह रहा है कि वजन ये यहाँ से नीचे होना चाहिए, इस लाइन की बेस पे कह रहा है ऊपर होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। तो हमारा कोई कॉमन शेडेड रीजन आ ही नहीं रहा होगा। जब इस तरह का केस होता है तो हम क्या कहते हैं, वजन हमारा वो सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करता, इनफिजिबल सोल्यूशन हो जाता है। हाँ, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि आप फर्ज करें कि यहाँ पे आप यानी कि ये तो मैंने बता दिया, और कुछ होता है समटाइम्स आपको नहीं पता चल रहा होता कि ग्राफ को देख के वजन इसका शेडी रीजन क्या बनेगा, मुझे नहीं समझ आ रही। जाहिर बात है अगर आपने शेडी रीजन गलत निकाल लिया तो आपके कॉर्नर पॉइंट्स गलत आएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स गलत आएंगे तो आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा। तो इस तरह के अगर मसला आ गया ना कि आपको समझ नहीं लग रही ग्राफ बनाने के बाद कि शेडी रीजन क्या होगा, तो आप इसको छोड़ के जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जो इसी प्रॉब्लम को मैंने सेम प्रॉब्लम को लेके चला जिसमें मैंने सिंपलेक्स ड्यूअल सिंपलेक्स वगैरह के जरिए कराया, तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ को आपको देखे समझ नहीं आई तो आप वो वाला मेथड लगा लें। लाइक इस प्रॉब्लम के लिए आप वो वाला मतलब कि इस सब SP3 को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सिंपलेक्स में ले जाएं और इसको सॉल्व करने स्टार्ट कर दें उसी तरीके से जो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में कराया। तो वो आपके लिए हो जाएगा कि अगर फर्ज करें आप लोग ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं और एक ऐसे पॉइंट पे जाके फंस गए हैं कि जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही कि इसका शेडी रीजन क्या होगा। जारी बात है शेडी रीजन अगर आपने गलत आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा, तो मार्क्स कटेंगे। तो अगर आप इस तरह के केस में कहीं जाके फंस गए ना, तो आपने क्या कर लेना कि आपने सिंपल लगा देना है अपना सिंपलेक्स मेथड। आप इसको वो बेसिक फीसिबल सोल्यूशन मतलब कि बेसिक वो टेबल बना लेना। टेबल आपके पास बन जाएगा। क्या करना है कि अब ये देखें कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कॉन्स्टेंट है, तो आपको जारी बात है कि अगर आप यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल आएंगे तो आपकी मर्जी, आप बिगर मेथड लगाएं या फिर आप इसको डुअल सिंप्लेक्स से कर लें कि आप आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस ही ना कराएं, यानी कि लेस देन इक्वल टू में कांस्टेंट में कन्वर्ट करने और देन आप इसको सॉल्व कर लें। तो वो मैं जो तरीका है ना वो सारा मैंने नेक्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है, तो वो लाजमी देखिएगा। ठीक हो गया। अब तो आपको ये पता लग गया कि इसका कोई शेडी रीजन नहीं आ रहा, तो इसका क्या होगा, कोई कॉमन रीजन नहीं आ रहा तो हम कह देंगे इनफिजिबल सोल्यूशन है इसका। ठीक हो गया। इनफिजिबल सोल्यूशन है। अब आप देखेंगे इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे देखा, देखें इनफिजिबल है, यानी कि इसको आगे डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं, यहाँ से आपका सोल्यूशन नहीं आएगा। ओके, देन हमने क्या किया कि ट्री में देखा कि अब हमारे पास कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आई जो कि जिसका सोल्यूशन अभी तक हमने नहीं किया। SP4 है, SP4 का हमने सोल्व करना स्टार्ट किया।
किधर गया, ये देखें SP4 का हमने स्टार्ट किया था, वो ही कि कहाँ से बन के आई थी ये, किसकी ब्रांच निकली थी, SP1 की सारी कॉन्स्टेंट हमने लिख दी, प्लस हमने ये वाली कॉन्स्टेंट को ऐड कर दिया। देन हमने इसके पॉइंट्स निकाले, ग्राफ बनाया, हमारे पास देखेंगे हमारे पास ये जो शेडेड रीजन आ रहा होगा वो यहाँ पे आ रहा है, ये वाला आ रहा होगा। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया कि इसको, तो इसका कॉर्नर पॉइंट क्या था, सिर्फ एक ही कॉर्नर पॉइंट था ये। तो इसको हमने वैल्यू निकाली, देन इसकी वजह से हमने जी का सोल्यूशन निकाला, और देन हमने हमारे पास एक ही पॉइंट आ रहा था, जारी बात है वही सोल्यूशन होगा। तो देखें ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर आ गया। अब इसका मतलब ये है कि आपको इस, यानी कि SP4 थी ना, इसको आगे आपने सब प्रॉब्लम में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। x1 हमारे पास इंटीजर आ गया, ये भी इंटीजर आ गया और वैल्यू आ गया, हमने इसको नोट डाउन कर लिया। तो ये SP4 हो गया। देन हमने देखा, अब मैं ये बता रहा था कि अब आपने देखा वजन x1 इंटीजर आ गया, x2 इंटीजर आ गया और z की वैल्यू आ गया, यही हमारा आंसर होगा। तो मैंने आपको कहा था कि नहीं, हमने सारी सब प्रॉब्लम को सोल्व करना है, जितनी भी हमने बनाई हैं और जितनी भी आगे बन रही हैं उन सबको हमने सोल्व करना है, फिर एंड पे जाके हम इसका आंसर लिखेंगे क्या होगा। अब आप देखेंगे SP5 है, इसको आपने सोल्व करना है, क्योंकि ये अभी सोल्व नहीं की हमने। देन हमने SP5 को स्टार्ट कर दिया सोल्व करना, और वही किस तरीके से हमने देखा कि SP2 से हमने ब्रांच बनाई थी, इसके SP2 के सारे कॉन्स्टेंट लिखे, प्लस हमने ये वाली कॉन्स्टेंट को ऐड कर दिया। तो हमारे पास ये कॉन्स्टेंट्स आ गए हमारे पास सारी। हमने इनसे ग्राफ बना लिया, ग्राफ बनाने के बाद हमारे पास ये कॉमन शेडेड रीजन आया, इसके 2 पॉइंट्स है ए और बी, हमने दोनों की वैल्यू निकाली, और देन इनके बेस पे हमने जी की वैल्यू निकाली। जी में से हमने दोनों में से मिनिमम लिया, जो कि था 14 वाला, यानी कि पॉइंट ए हमारे पास आ गया, जो कि क्या था, x1 = 2, x2 = 1 एंड z = 14। अब ये देखें, ये भी इंटीजर आ गया, इंटीजर आ गया। अब फर्स्ट करेंगे, अगर आप यहाँ पे रुक जाते तो फिर क्या होता। अब यहाँ पे भी तो इंटीजर्स आ रहे हैं, ये भी तो सेटिस्फाई कर रहे हैं सारे के, x1 और x2 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, प्लस इंटीजर होने चाहिए, तो वो हुई वही वैल्यू है। तो इसलिए मैं कह रहा था, जितनी भी सब प्रॉब्लम बनाई हुई है हमने और उनसे आगे बन रही है, उनको हमने सारों को सॉल्व करना है, जब तक हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए जिस तरह हमारे पास आगे सब प्रॉब्लम बन नहीं रही और हमारा पास यानी कि सारा कुछ एंड हो गया। इसलिए ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, और यही है कि उम्मीद है कि वो अगर पूछेगा भी पेपर में, तो वो 2 वेरिएबल्स का ही पूछेगा, क्योंकि आगे पेपर एग्जाम्स में टाइम कम होता है। तो यही है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी गया ना, तो वो 3 वेरिएबल्स के साथ पूछ सकता है क्वेश्चन को। तो आगे देखेंगे, SP हमने किसको सोल्व करना था, SP कौन सी थी, SP5 को सोल्व करना था, वो कर लिया, सॉरी। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या रह गई, SP6 है, उसको भी सोल्व करना है। SP6 को हमने सोल्व किया था, हमारे पास ये देखें, ये शेडेड रीजन आया, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, उसकी वजह से हमने आंसर निकाल लिया। तो हमारे पास x1 आया = 1, x2 भी आ गया हमारे पास 2, z = 13, यानी कि दोनों इंटीजर है, जारी बात है आगे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है हमें SP6 को। तो ठीक हो गया, हमने इसका भी सोल्यूशन लिख लिया। तो हमारे पास ये देखेंगे, ये टेबल आ गया, ये वही टेबल है, मैंने इसलिए साइड पे खोला हुआ था PDF में, ताकि आपको साथ साथ बता सकूं। तो ये देखेंगे, आपने सोल्यूशन नोट डाउन कर लिया। अब आपने देखना कि ये मैंने क्रॉस कर दिया। अब आपने देखना कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या सब प्रॉब्लम्स हैं जिनके अंदर x1 x2 जो है ना, उनके वैल्यूज इंटीजर है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे x1 तो इंटीजर है, बट x2 इंटीजर नहीं है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। जारी बात है, इसको सोल्यूशन वगैरह में इसके नहीं कंसिडर कर सकते, कंडीशन को वायलेट कर रहा है। इसी तरीके से हमने इसको भी क्रॉस कर दिया। ये देखें, इनफिजिबल है, इसको भी क्रॉस कर दिया। अब ये देखें, x1 = 0, यानी कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इसको टिक कर लिया मैंने। SP4 है, SP5 का देखें तो ये भी दोनों इंटीजर हैं, इसको टिक कर लिया। और ये देखें, SP6 है, x1 और x2 दोनों इंटीजर है, मैंने इसको भी टिक कर लिया और पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक हो गया, ये 3 आ गए। अब ये मेरे पास 3 सोल्यूशन आ गए, जिसमें Z12 है, Z14 है, Z13 है। अब मैंने फिर देखना कि मेरा केस क्या था, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का केस क्या था, वो है मिनिमाइजेशन का। मिनिमाइजेशन का अब मेरे पास 3 सोल्यूशन है, Z = 12, Z = 14 और Z = 13। तो मैंने क्या करना, तीनों में से मिनिमम वैल्यू लेनी, जो कि है Z = 12, और उसके साथ जो पॉइंट है x1 x2 की वैल्यू वो ले लेनी। ठीक हो गया। तो मेरा फाइनल क्या आया इस प्रॉब्लम का, जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था, ये जो मैं सोल्व कर रहा था ओरिजिनल क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन क्या आया फाइनल, Z = 12, जिसमें x1 = 0 है, x2 = 3 और z = 10। ठीक हो गया। अगर मैक्सिमाइजेशन का केस होता था, हम इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू z की बेस पे मैक्सिमम वैल्यू ले लेते, यानी कि z की वैल्यू थी 14, तो मैक्सिमाइजेशन का अगर यही प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन के साथ दी होती, तो हमारे पास z = 14 वाला ये SP5 जो है ना, ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाना था इसका।
ठीक हो गया। अब हमारे पास मिनिमाइजेशन का केस है, तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आया, तीनों में से मिनिमम क्या था, ये z इज इक्वल टू 12, तो ये हमारे पास सोल्यूशन में आ गया, z इज इक्वल टू 12, x2 इज इक्वल टू 3 एंड x1 इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारे पास इसका सोल्यूशन। और उम्मीद है कि मैंने जिस तरह समझाया है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स वगैरह में आप पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा जैसे ही रीड करूँ जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ये मैं स्लाइड्स वगैरह भी थी, तो मैं स्लाइड से नहीं पढ़ाया क्योंकि इसमें आपको समझ नहीं आना था, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने नोट्स इसलिए बनाए, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। सारा सॉल्व मैंने किया स्टेप बाय स्टेप, तो इस वजह से मुझे टाइम लग रहा था। तो क्योंकि अगर मैं यहाँ से समझाता तो आपको पता ही नहीं लग रहा था सब प्रॉब्लम बन किस तरह रही है। ये इवन कि ये आपको ग्राफ आप देख के घबरा गए होंगे कि ये ग्राफ में ये क्या कर दिया, तो इसलिए मैंने हर स्टेप का ग्राफ साथ साथ बना के दिखाया है, और उसके अंदर शेडी रीजन भी बताया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, जिसमें इसी तरह के हम ब्रांच एंड बाउंड को ही डिस्कस करेंगे, बट उसमें हम ग्राफिकल मेथड नहीं यूज़ कर रहे होंगे। सिंपलेक्स रिवर्स सिंपलेक्स इस तरह के से हम सॉल्व करेंगे, तो वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर ये तो सिर्फ ग्राफिकल मेथड सिर्फ उस टाइम एप्लीकेबल है जब आप के पास दो वेरिएबल है, लाइक x1 और x2 है। अगर आपके पास तीसरा वेरिएबल आ गया तब तो आप ग्राफिकल लगा ही नहीं सकते। तो इसी वजह से आपके पास सिर्फ और सिर्फ वही चॉइस रहती है कि आप वो कर लें। तो ये मैंने इसलिए समझाया कि अगर दो वेरिएबल्स आ गए, अगर आप समझे कि वो वाला मेथड लंबा है या उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि भजन ये तो मैंने सारे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाया ना, तो आप स्टेप बीच में स्किप करके सिर्फ कॉन्सेप्ट लें, ग्राफ बनाएं, पॉइंट्स आपको पता लगे, आप उसके कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालें और देन आप सॉल्व कर लें। तो अगर दो वेरिएबल है तो तब तो ये ठीक है, अगर तीन वेरिएबल है तो तब तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है। इस वजह से मैंने ये पहले कराया, अब मैं आपको वो वाला मेथड कराऊंगा। अगर कोई बच्चा वो वाली वीडियो देख लेता, वो वाला मेथड समझ लेता है, तो वो जितने भी वेरिएबल्स आ जाए ब्रांच एंड बाउंड के, वो इजीली समझ लेगा। इवन कि अगर आपने ग्राफ वाला भी करना है, कि फर्ज करें आपने सपोज किया हुआ है ग्राफ, अगर दो वेरिएबल आते हैं x1 x2, तो हम उसको ग्राफ से ही कर लेते हैं। मैंने आपको एक जगह बताया था कि जहाँ पे आप फर्ज करें ग्राफ में जाके फंस गए, आपको पता नहीं चल रहा कि बेजन इसका शेडी रीजन क्या होगा, तो आप वहाँ वो वाला स्टेप आप जाके उस पर जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा वो वाला अप्लाई कर लें, और आपको पता लग जाएगा। उसमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको डुअल सिम्प्लेक्स वगैरह से करना होगा, वो भी इजी है और इजीली समझ आ जाएगा। तो वो लेक्चर लाजमी देखिएगा। अब आपसे उस लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।